पाकिस्तान कनाडा में आज तक एक सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा है। यहां तक कि यहां के एक के बाद एक 6 खालिस्तानी आतंकियों का सफाया हो चुका है। किसी खालिस्तानी आतंकी का मर्डर हो गया तो किसकी ड्रग ओवरडोज से मौत हो गई। आज बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने ट्वीट कर दावा किया कि सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू मिसिंग हैं। क्या पन्नू 7वां टारगेट है? लेकिन सवाल है कि खालिस्तानी आतंकियों को एक एक कर कौन ठिकाने लगा रहा है। इस सीक्रेट सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे कौन है? अब आपको बताते हैं कि एक साल में कैसे 6 खालिस्तानी आतंकी ठिकाने लगा दिए गए। 4 की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1 की ड्रग्स ओवरडोज से अस्पताल में मौत हो गई। 6ठे आतंकी को जहर देकर मार दिया गया। खालिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी पीएचडी की पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या हो गई। हरविंदर रिंदा की ड्रग्स ओवरडोज से पाकिस्तान के अस्पताल में मौत हो गई। परमजीत पम्मा को पाकिस्तान में गोली मार दी गई। परमजीत पंजवड़ की भी हत्या पाकिस्तान में ही हुई, जहां वो नाम बदलकर रह रहा था। अवतार सिंह खांडा की लंदन में हत्या कर दी गई। लंदन दूतावास पर लगे तिरंगे को खींचकर उतारने के मामले के कुछ ही दिन बाद उसकी गोली मारकर हत्या हो गई। हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में बाइक सवार 2 लोगों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जिन 6 खालिस्तानियों का खात्मा हुआ उनकी लिस्ट तो आपने देख ली। अब आपको दिखाते हैं कौन है 7वां टारगेट। अब जो रडार पर है वो है गुरपतवंत सिंह पन्नू। सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक पन्नू 48 घंटे से मिसिंग है। एक दावा यह है कि मर्डर के डर से पन्नू अंडरग्राउंड हो गया है। दूसरा दावा है कि पन्नू का नंबर आ गया है। पन्नू सिख फॉर जस्टिस का फाउंडर है। यह संगठन खालिस्तान मूवमेंट को हवा देता है। पन्नू मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल है। वो वीडियो बनाकर धमकियां देने और सिख युवाओं को भड़काने का काम भी करता है। हर्षवर्धन जी, एक के बाद एक जिस तरीके की घटनाओं का जिक्र हमने किया, इसको देखकर क्या लगता है खालिस्तान किसके निशाने पर है और कौन है जो धीरे धीरे करके खालिस्तान का सफाया कर रहा है? देखिए, ये अभी के भारत को जब हम देखते हैं और जब ओसामा बिन लादेन मारा गया था एबटाबाद में, तो भारत में एक सामान्य चर्चा होती थी कि हमारे देश की सरकारें कुछ ऐसा नहीं कर सकती हैं। फिर जब फिल्म ओटीटी में हम देखते थे, वेब सीरीज में, कि कहीं जाकर किसी एजेंसी ने कुछ कर दिया, तो हमें सिर्फ यही लगता था कि सिर्फ अमेरिकी एजेंसी, इजरायली एजेंसी या फिर रशियन एजेंसी ऐसा कर सकती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत की सुरक्षा एजेंसियों को लेकर, जिसको हम कहते हैं कि प्रोएक्टिव वो कर रही हैं काम, ये हर कोई मानता है। अब ये खालिस्तानी कैसे मरे, क्यों मर गए, किसने इनको, अननोन गनमैन कितने हो गए और कैसे मार दे रहे हैं, तो ये सवाल तो हमेशा बना रहेगा क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है। भारत दुनिया के किसी भी हिस्से में उसके अपने रिसोर्सेज हैं जो भारत विरोधी ताकतों को दुरुस्त कर देता है। इस पे तो किसी को अब कोई संदेह नहीं रहा। काबुल, इस्लामाबाद, कराची, खैबर पख्तूनख्वा जैसी जगह पर अगर इस्लामिक आतंकवादी भी मारे जा रहे हैं तो ये हर कोई जानता है कि जो ऐसे टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की सिक्योरिटी में रहते हैं। अगर उसके बाद उन्हें मार दिया जा रहा है तो वो कोई सामान्य हत्यारे नहीं होंगे। मैं इसको बस इस तरह से देखता हूं कि भारत विरोधी दुनिया के किसी भी हिस्से में सिर्फ अपनी जान की फिक्र कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर हम कुछ हरकत करने जाएंगे उससे पहले सोचो। पन्नू जो है उसी का शिकार मुझे लगता है। मुझे तो फिलहाल लगता है कि वो डर कर गायब हो गया है। क्या ये कोई सीक्रेट ऑपरेशन का हिस्सा, विनोद जी, लगता है कि कोई चुन चुनकर इनको चिन्हित भी कर रहा है, इनकी हत्या भी हो रही है, सीधे शब्दों में कहें, अल्फाजों में कहें तो खालिस्तान का सफाया हो रहा है? देखिए, जब प्रयागराज में अतीक अहमद की हत्या हुई थी तो एक भाजपा नेता उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह और एक और मंत्री हैं, शायद सुरेश खन्ना जी थे, कौन था, उन्होंने कहा था ये आसमानी इंसाफ है। तो मुझे तो कुछ कुछ आसमानी इंसाफ जैसा लग रहा है। अब इस आसमानी इंसाफ के पीछे कौन है, क्या है, ये तो मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि एक बात इससे साबित हो गई है कि अब आप विदेश में रह करके भारत के खिलाफ कोई साजिश करके महफूज नहीं रह सकते। ये स्पष्ट हो गया है। और पाकिस्तान तो सबसे सुरक्षित डैन होना चाहिए भारत विरोधी आतंकवादियों के लिए, क्योंकि वहाँ सीधे सीधे आईएसआई और उनके सेना के संरक्षण और सुरक्षा में रहते हैं। दाऊद इब्राहिम आज भी वहीं पर है, जैसा कि बताया जाता है। तो और बाकी ये जो देश हैं, कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, अमेरिका, इंग्लैंड, ये तो जब खालिस्तान का मसला चल रहा था इंदिरा गांधी जी के ज़माने में, तब से ये इनके सुरक्षित ठिकाने थे। और जगजीत सिंह चौहान तो लंबे समय तक इंग्लैंड में और अमेरिका में रह करके खालिस्तान का नारा बुलंद करता।
इसके अलावा जितने उस वक्त खालिस्तान की मांग करने वाले या फंडिंग करने वाले जो लोग थे वो इन्हीं पश्चिमी देशों में रहते थे। और अभी भी गुरु पतवंत सिंह पन्नू की जो बात हो रही है वो भी शायद कनाडा में कहीं, मतलब लंदन में, हाँ मतलब कि विदेश में किसी पश्चिमी देश में है। तो और जब किसान आंदोलन भारत में हो रहा था तो वो लाल किले वाली घटना हुई थी जिसमें वो झंडा जो है वहाँ पर इन्होंने लगाया था और उसको लेकर देश में काफ़ी रोष था, गुस्सा था। और तब गुरु पतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो भी आया था कि उसके पीछे उसके लोगों ने काम किया है। और उसमें एक पंजाब के एक लोक कलाकार का जो है नाम आया था जिसको गिरफ्तार भी किया गया था और बाद में जमानत हुई। फिर एक ट्रक दुर्घटना में उसकी भी मौत हो गई, सड़क दुर्घटना में। तो मुझे लगता है कि ये सिलसिला जो है काफ़ी मतलब गहरा है और इसके पीछे कौन है क्या है। लेकिन ये बात सही है कि सामान्य हत्यारे या तो स्पष्ट हो भाई, मान लीजिए जो मारे गए इनकी निजी दुश्मनी की स्थिति क्या थी। बहुत लोग ऐसे भी मारे जाते हैं क्योंकि ये जिस तरह के लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया इन लोगों ने, तो उसमें कई लोग निरपराध और निर्दोष लोग भी शिकार होते हैं उसमें। तो कई बार उनके परिवार से कोई या उनका कोई रिएक्शन में वो भी इस तरह का ऑपरेशन कर सकता है कि भाई इसने ऐसा किया तो हमारे, या मतलब जो है जैसा कि अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि अमेरिकन एजेंसी या मोसाड या रशियन एजेंसी, इस तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस तरह काम किया करती थी, ISI भी करती थी, तो इनमें से किसी एजेंसी का कहीं हाथ है, ये सब जांच के विषय हैं। लेकिन कम से कम भारत के लिए हर्ष का विषय है कि उसके विरोधी जो है अपनी मौत अपने अंजाम तक पहुंच रहे हैं। जो भी पहुंचा रहा है, कौन पहुंचा रहा है ये अलग बात है, लेकिन अगर पहुंच रहे हैं तो भारत के लिए सुकून की बात है। ये सुकून की खबर क्या प्रदीप जी, इस तरीके से भी इसको नरेट किया जाए कि चुन चुन कर हत्या कर देने से क्या इनका टोटल सफाया हो जाएगा? जो खालिस्तान समर्थक हैं या जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका सफाया हो जाएगा? देखिए, जब किसान आंदोलन के दौरान इन खालिस्तानी तत्वों की मिलीभगत और उनके सपोर्ट का मामला आया था, 3 कानून इसीलिए वापस लिए गए थे कि सरकार को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो मिली थी कि बहुत बुरा हो सकता है अगर इसको रोका ना गया। रोक दिया सरकार ने, कदम पीछे खींच लिए। फिर हाई कमीशन, जो लंदन में हाई कमीशन है हमारा, वहाँ से तिरंगा उतारना किसी भी देश के लिए इससे अपमानजनक घटना नहीं हो सकती थी। और अगर वो देश इसका बदला न ले तो उस देश के आत्मसम्मान के बारे में कोई सोच नहीं सकता। अमेरिका में लेट 60s में CIA ने शुरू किया था इस तरह के ऑपरेशन। उसका एक नाम दिया था कि ऐसे लोगों को न्यूट्रलाइज करना है। ये जो शब्द है वो ये न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं। अब आप देखिए, आप याद कीजिए पंजाब का जो की मिलिटेंसी थी, उस दौरान यही AK डोवाल साहब वहाँ IB के स्टेशन हेड थे पंजाब में और KPS गिल जो है DG थे। इन लोगों ने 3 लिस्ट बनाई थी, A लिस्ट, B लिस्ट और C लिस्ट। A लिस्ट में जिसका नाम है उसको मार देना है, पकड़ना ही नहीं है, हाँ, न्यूट्रलाइज कर देना। इतनी दहशत थी आतंकवादियों में कि A लिस्ट में नाम ना आने पाए। B वाले को जो है वो सरेंडर करने का मौका मिलता था, C वाले को गिरफ्तार किया जाता था। तो ये A लिस्ट में ना आए तो ऐसा लगता है मुझे कि कोई लिस्ट बनी है, जो कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है। इसके बारे में हम कोई ऑथेंटिक रूप से कुछ कह नहीं सकते, कोई जानकारी नहीं है, कोई सरकार कभी बताएगी नहीं कि हमने ऐसा किया। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं ये सामान्य अपराध की घटनाएं नहीं हैं, ये कानून व्यवस्था का भी मामला नहीं है। और जिन लोगों को टारगेट किया गया है उनके जरिए एक संदेश देने की कोशिश हो रही है कि भारत से पंगा मत लो। इस देश की सुरक्षा से, इस देश के स्वाभिमान से, इस देश की सार्वभौमिकता से अगर आप जो है वो उससे मुकाबला करने की कोशिश करेंगे, उससे खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे तो उसका अंजाम बुरा होगा। और ये सब मुझे लगता है कि जिन देशों में हो रहा है पाकिस्तान को छोड़कर, बाकी देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं या कम से कम सरकार में जो इस तरह की एजेंसियां हैं उनकी जानकारी में हो रहा है। देखिए, कहीं भी जांच का उस तरह से वो जांच के आदेश उस तरह से नहीं दिए गए हैं। वो ऐसे देश जहां 2 मिनट में पुलिस पहुंचती है, इस घटना के बाद आप देखिए पुलिस दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके पीछे कुछ तो है। अब क्या है ये ना हम आप बता सकते हैं,
न कोई सरकार बताने वाली है, लेकिन समझने की बात है बस। इसमें इसको जोड़ ही सकते हैं ना। हरदीप सिंह निज्जर, उसको एनआईए अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में डालता है, उसको भारत की सरकार कहती है जस्टिन ट्रूडो से कि इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई नहीं होती है। 2-3 साल बीतते हैं और जिस गुरुद्वारे पर उसने कब्जा किया था उसी गुरुद्वारे में उसे गोली मार दी जाती है। तो हम तो एक समीक्षक के तौर पर, एक विश्लेषक के तौर पर खबरों के तार जोड़ सकते हैं। भारत का मोस्ट वांटेड दुनिया के किसी हिस्से में जिंदा नहीं रह रहा है, मर जा रहा है। बिल्कुल, कम से कम इन हत्याओं को जोड़कर जैसा आप कह रहे हैं देखा जाएगा। अब इसके पीछे क्या है खुलकर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सीधा एक क्लियर मैसेज भारत की तरफ से भी है कि कोई अगर भारत विरोधी है तो वो कहीं पर भी नहीं बचेगा। अब अपने इस कार्यक्रम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। मुंबई में आज कोविड सेंटर स्कैम को लेकर घमासान मचा हुआ है। ईडी ने आज मुंबई में 15 ठिकानों पर एक साथ रेड डाली है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने 100 करोड़ के स्कैम का आरोप लगाया था और उसी शिकायत के आधार पर अब ईडी की टीम जांच तेज कर रही है। थोड़ी देर पहले ईडी की टीम संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर के घर भी पहुंची। ईडी उस पूरे मामले में 38 करोड़ के पेमेंट की जांच कर रही है। तो इस घोटाले की जांच अब बहुत तेज हो चुकी है। ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि इस घोटाले की जांच का असर महाराष्ट्र की सियासत पर भी सीधे सीधे तौर पर पड़ रहा है। शिवसेना उद्धव गुट और शिंदे गुट आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। एक तरफ उद्धव गुट है जो लगातार आरोप लगा रहा है कि घोटाला जिसने किया है वो सरकार में है, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है। विपक्षी दलों की मीटिंग से पहले महाराष्ट्र में ईडी की फिर से एंट्री हो गई है और इस बार निशाने पर सीधे उद्धव ठाकरे और संजय राउत के करीबी हैं। सवाल है कि क्या ठाकरे फैमिली मेंबर्स और करीबियों पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। इसी सवाल के साथ इस खबर की चर्चा की शुरुआत विनोद जी करते हैं। एक तरफ विपक्षी एकता 23 जून को उसकी बैठक होनी है, सभी की निगाहें हैं। विपक्षी जिस बात का सबसे ज्यादा ढिंडोरा पीटते हैं वो ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल का है कि डर दिखाया जाता है, नेताओं को तोड़ा जाता है। क्या इस खबर को भी जोड़कर देखा जाना चाहिए? नहीं, ये देखिए प्राची जी, ये एक संयोग है कि प्रयोग कि जब भी विपक्ष की कोई बड़ी गतिविधि होने वाली होती है तो कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं के करीबियों पर छापे पड़ने लगते हैं। तो इसलिए अगर विपक्ष इस तरह की बात कहता है तो वो इस तरह के उदाहरण भी देता है कि ऐसा तब हुआ तब हुआ तब हुआ। अब ये जैसे ये जो घोटाला जिसकी बात हो रही है, अब ये घोटाला कोविड काल का है और परसों बैठक होने वाली है पटना में, उसमें उद्धव ठाकरे भी जाएंगे और आज छापे पड़ रहे हैं। तो इसलिए जाहिर है अगर घोटाला हुआ है तो छापे पड़ने चाहिए, पड़ेंगे, जांच होगी, जांच भी होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष टाइमिंग को लेकर हमेशा सवाल उठाता है कि ये जो है छापे अभी क्यों पड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर छापे पड़ रहे हैं, छापे के बाद होता है गिरफ्तारी भी हो जाए, क्योंकि अगर कुछ सब्सटेंशियल प्रूफ मिलेंगे तो ईडी अरेस्ट भी करेगी। अगर ईडी की अरेस्ट हुई तो अरेस्ट का मतलब फिर लंबा जाना है, क्योंकि उसमें फिर जमानत की गुंजाइश जो है बहुत क्षीण हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए विपक्ष का ये आरोप रहता है कि ये दबाव डालने के लिए विपक्षी दलों पर इस तरह के छापे एजेंसियां डालती हैं सरकार के इशारे पर। और जो पटना की बैठक का एक मुख्य एजेंडा भी यही है विपक्षी दलों की, ईडी मतलब एजेंसियों के दुरुपयोग का। तो मुझे लगता है ये जो मुंबई में छापे पड़ रहे हैं ये मुद्दा 23 तारीख की बैठक में एक फिर मुद्दा बनेगा और गर्म हवा देगा विपक्ष इसको कि देखिए जैसे ही कोई घटना होती है, कोई विपक्ष की गतिविधि होती है तो छापे पड़ते हैं। और शायद इस तरह के छापे विपक्ष को और एकजुट करने के में भी सहायक हो सकते हैं। हर्षवर्धन जी, एक और नैरेटिव है जो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। एक पहलू तो ये कि विपक्ष जब कोई बड़ी गतिविधि विपक्ष की तरफ से होती है तो ईडी सीबीआई तुरंत एक्टिव नजर आती है। ये संयोग है या प्रयोग? एक तो ये सवाल। जो दूसरा सवाल है वो ये, महाराष्ट्र में जब जो शिवसेना गुट है उद्धव ठाकरे का, उस पर कुछ भी एक्शन होता है या उसके खिलाफ कुछ भी होता है तो एक कहानी गढ़ने की कोशिश की जाती है, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जाती है कि दरअसल ये ठाकरे परिवार से दुश्मनी है, ठाकरे परिवार को परेशान करना चाहते हैं, इस वजह से ऐसे ऐसे केसेस को निकालकर सामने ला रहे हैं। देखिए प्राची, मुझे लगता है कि ये देश के लोगों को ध्यान करना चाहिए। जिस समय एकनाथ शिंदे पहले गुजरात और बाद में गुवाहाटी चले गए थे, उस समय संजय राउत, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे जिन शब्दों का उपयोग कर रहे थे, जिस तरह की भाषा, क्या पोस्टमार्टम करा देंगे, क्या क्या संजय राउत ने क्या क्या बोला था, वो अकल्पनीय है। उसके बावजूद मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे ने ठाकरे परिवार पर कोई भी, जिसको कहते हैं ना कि विद्वेष वाली कार्रवाई नहीं की।
अमित शाह से बार बार कहा गया कि अमित शाह ने नहीं बनने दिया उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री, तुमने झूठ बोला, अंदर कमरे में क्या बात हुई थी। लेकिन उसके बावजूद ठाकरे परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई केंद्रीय एजेंसियों ने नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विपक्ष आरोप भले लगाता है, लेकिन जहां पर भ्रष्टाचार के मामले निकलते हैं कार्रवाई तो वहीं होती। अनिल देशमुख, नवाब मलिक, दो बड़े उदाहरण। शरद पवार दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं कि ये देखिए देशमुख साहब इस वक्त यहां थे, हमारे साथ थे। झूठ निकलता है, बाद में वो पकड़े जाते हैं तो जेल से निकलना मुश्किल हो जाता है। न्यायालय कहता है कि नहीं निकलेंगे। नवाब मलिक की भी वही दुर्गति होती है। मुझे लगता है कि ये वाला जो नैरेटिव है ये पॉलिटिकली सूट करता होगा, लेकिन अगर इस बात को माने तो क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सभी विपक्षी पार्टियों को सबको एक साथ कर दे जिससे वो उसके खिलाफ खड़े हो जाए? ऐसे में तो भाजपा रुकेगी ना, अगर भाजपा सचमुच एजेंडा चला रही। और बीएमसी में उस वक्त भी बहुत सी चीजें ऐसी आई थी। उस वक्त जो बीएमसी के कमिश्नर थे इकबाल सिंह चहल, अगर मुझे सही नाम याद आ रहा है तो, उस वक्त भी बहुत सी बातें आई थी। उस वक्त उन्होंने कहा कि दिल्ली हमारे लिए, रात को भी जो सेक्रेटरी है वो कहता है कि भैया भेजो वैक्सीन, और उस वक्त जो सरकार थी वो कहती थी कि वैक्सीन सेंटर्स पर वैक्सीन नहीं है। तो सवाल यह है कि कोई तो जांच करेगा ना। अगर किसी को करोड़ों में बिलिंग हो रही है, वो एक ही एजेंसी है, वो अपना काम नहीं कर पा रही, तो उसकी जांच होगी। और उसको चाहे आप पॉलिटिकल वेंडेटा कह लीजिए जो कुछ, लेकिन भ्रष्टाचार का मामला है तो उस पर जांच होगी और कार्रवाई भी होगी। जनता यही देखना भी चाहती है, लेकिन सिलेक्टिव होगी। प्रदीप जी, क्या इस जांच का असर आगे चलकर ये देखने को मिलेगा कि उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे में से किसी की गिरफ्तारी भी देखने को मिल जाए? अब वो डिपेंड करता है कि जांच में क्या आता है, लेकिन ये जांच जो हो रही है ये सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद हो रही है। सीएजी की रिपोर्ट में फ्लैग किया गया कि उसमें घोटाला हुआ, अनियमितता हुई है। उस रिपोर्ट के आधार पर एजेंसियां ये काम कर रही हैं। और जो मुंबई कमिश्नर का जिक्र किया, बीएमसी के कमिश्नर का, हर्षवर्धन जी ने, वो केंद्र सरकार में है, ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। तो ये सवाल ये है कि भाई अब जितनी जांच एजेंसियां हैं वो विपक्षी दलों से एक लिस्ट ले लें कि बताइए किस समय एक्शन हो तो आपको सूट करेगा, समय आपके हिसाब से रख लेते हैं। अब एजेंसी को जब कोई भी जानकारी मिलेगी तभी तो वो कार्रवाई करेगी। आप कह सकते किसी भी समय को, अगर ये 6 महीने बाद हो तो कहें लोकसभा चुनाव है इसलिए कर रहे हैं, अभी विधानसभा चुनाव है इसलिए, तो हर साल तो चुनाव होता है। फिर सवाल ये है कि किस किस परिवार के खिलाफ, ठाकरे परिवार के खिलाफ हो रहा है तो गांधी परिवार के खिलाफ ना हो, तो लालू यादव परिवार के खिलाफ ना हो, तो स्टालिन परिवार के खिलाफ ना हो। तो इस तरह से भाई इन परिवार के लोगों को भी तो सोचना है कि इन्हीं के खिलाफ जांच क्यों हो रही है। क्यों नहीं नीतीश कुमार के खिलाफ रेड हो रही है, उनके नजदीकियों के और उनके ऊपर क्यों नहीं उनके खिलाफ केस हो रहा है? कोई वजह तो होगी। नीतीश कुमार तो साथ नहीं है बीजेपी के, लेकिन नीतीश कुमार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है तो उनके खिलाफ कोई जांच भी नहीं हो रही है। तो आप इसलिए कि विपक्ष में हैं, भ्रष्टाचार करने की छूट तो नहीं मिल सकती है कि भ्रष्टाचार हम करेंगे लेकिन कोई जांच नहीं होनी चाहिए। देखिए हम विपक्षी दल हैं, आप सावधान रहिए। आप केंद्र में सत्ता में हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप जांच करेंगे। यानी टाइमिंग कौन सा एटीट्यूड है? टाइमिंग सहयोग है या प्रयोग, ये तो खैर बड़ा सवाल है। लेकिन आदित्य ठाकरे उठाता है बार-बार, उस पर भी दम गौर वक्त करना खत्म चाहिए। एक लाइन में कि जो बीजेपी में चले जाते हैं उनके साथ जांच खत्म हो जाती है। ये प्रश्न भी साथ में होना चाहिए। बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।